हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन इन जुझार एकेडमी। सो आज आप कह रहे होंगे कि पीपीटी नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। एक्चुअली टाइम बहुत कम रह गया है यूजीसी एग्ज़ाम में। सो दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू मेक इट फास्ट, सो दैट अगर आपको कोई रिवीजन करनी है तो देन यू कैन डू फ्रॉम दीज नोट्स और दीज वीडियोज़। तो without wasting the time, I'm going to start the event of Aryans and the age of Rigveda. तो directly we are doing from the NCERT। तो ये सीधा ही आपको NCERT से मैं करवा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं, तो ये दो पार्ट्स में वीडियो होगी। कुछ जो फर्स्टली आपके पास इंफॉर्मेशन है दैट इज, अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ना है। लास्टली वीडियो में हम हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे कि आर्यंस जो हैं इनका ओरिजिनल होम क्या था और इनकी आइडेंटिटी क्या थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बातें, जो मेन चीज़ें हैं उन पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। आर्यन स्पोक, अब देखिए आर्यंस जो थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को बोलते थे, तो जिससे ये पता लग रहा है कि आज भी वो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं ऑल ओवर यूरोप में आज भी बोली जा रही हैं, ईरान में बोली जा रही हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जा रही हैं। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो आर्यंस जो हैं कहते हैं कि ये जो ईस्ट ऑफ एल्प्स आपके पास माउंटेन है उसके ईस्टर्न साइड में, या जो यूरेशिया हमारे पास रीजन है, तो वहाँ से ये इनका आगमन हुआ था। एंड यहाँ पे कुछ एनिमल्स देखो, इन कैसे पता लग रहा है कि हमें वहाँ से आए, तो इनकी जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे जिन एनिमल्स का जिक्र है, जिनके बारे में कुछ बताया गया है, जैसे गॉड्स हैं, डॉग है, हॉर्स है। ठीक है, तीन एनिमल याद रखिएगा, गॉड, डॉग एंड हॉर्स। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलती है, तो इससे पता लग रहा है कि ये हमारे पास इनका आगमन, इनकी जो स्टार्टिंग वहीं से हुई है। तो पाइन एंड मैपल ट्रीज के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। कॉमन वर्ड्स हमें फ्लोरा फोना की यूरेशिया में मिलते हैं। इससे ये पता लग रहा है कि आर्यंस जो है वो रिवर्स और फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी जानते थे, और इन्होंने काफ़ी रिवर्स को, काफ़ी फॉरेस्ट को क्रॉस किया था। उसके बाद ये जो है काफ़ी हिल्स को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे इंडिया के लैंड तक पहुँचे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये काम क्या करती थी, ये पेस्टोरलिस्ट काम करते हैं। पेस्टोरलिस्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक अपने कैरेक्टर को लेके मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे गुज्जर्स होते हैं, तो पेस्टोरल और ये एग्रीकल्चर, दो काम इनके होते थे। मेन काम इनका पेस्टोरलिज्म था, सेकेंडरी काम इनका जो था वो एग्रीकल्चर था। सो आर्यंस जो है ये सेटल्ड लाइफ नहीं करते रहते थे, मतलब इनके प्रॉपर हाउसेस नहीं थे, जैसे हम लोगों के प्रॉपर हाउसेस हैं, इनके प्रॉपर हाउसेस नहीं थे। इनका क्या था, ये जो नोमैडिक लाइफ जो है ये अपना बिताते थे। ऑल दो आर्यंस जो है ये काफ़ी एनिमल्स को पालते थे, पर हॉर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हॉर्स एक तो स्विफ्टनेस उसकी काफ़ी तेज़ था। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये उस टाइम के ऊपर इनके काफ़ी काम भी आता था, ट्रैवलिंग में या फिर जो बर्डन है उसके लिए, बोझा ढोने के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग वेस्टर्न एशिया से 2000 बीसी के ऑनवर्ड्स इन्होंने यहाँ पर नोमैडिक मूवमेंट करना स्टार्ट किया इंडिया की तरफ। तो ऑन देयर वे टू इंडिया आर्यंस जो है सबसे पहले ईरान आए, तो ईरान में इंडो ईरानियंस जो है ये काफ़ी टाइम तक ये वहाँ पे रहे। हमें ऋग्वेदा में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है, जो कि अर्लीस्ट स्पेसिमेन है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा की अगर हम बात करें तो 4 वेद हमें प्रॉपर वैदिक एज के मिलते हैं। ऋग्वेदा कलेक्शन है प्रेयर्स की, जिसमें कुछ देवी देवताओं की आराधना की गई है, जैसे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गॉड हैं। कुछ फीमेल पॉइट्स और जो सागाज हैं, साधु हैं, उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है। तो ऋग्वेद के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है, दैट कंसिस्ट 10 मंडल्स और बुक्स, ऑफ विच बुक 2 and 7 जो है ये अर्लीस्ट पोर्शन लग रहा है। मतलब इसमें 10 मंडल है, पर इसका जो सेकंड पोर्शन और 7th पोर्शन ऐसा लग रहा है कि ये पुराना है, बट जिसका फर्स्ट और 10th जो पोर्शन है ऐसा लगता है कि इसमें न्यूली ऐड किया गया है। इसमें बहुत सारी, ऋग्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईरान का जो लैंग्वेज, ईरानी लैंग्वेज का जो ग्रंथ है अवेस्ता,
तो एवेस्टा से काफ़ी मैचिंग्स हैं। दोनों टेक्स्ट जो है इसमें काफ़ी नेम, गॉड एंड गॉडेसेस के नेम, सोशल क्लासेस के नेम जो है वो एक जैसे हैं। और हमें 1600 BC में कैसाइट इंस्क्रिप्शन, जो ईरानियन इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर भी हमें कुछ नॉलेज मिली है। एंड मितानी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द 14th century फाउंड इन इराक सजेस्ट दैट फ्रॉम ईरान अ ब्रांच ऑफ आर्यंस मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो इराक जो है यहाँ पर ये भी पता लगता है कि ईरान जो है वो आर्यंस की एक ब्रांच रह चुकी है, ईरान में भी आर्यंस रहते थे। सो 1500 BC से पहले अगर देखा जाए तो आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया, आर्यंस इंडिया में आए। वी डोंट फाइंड क्लियर एंड डेफिनेट आर्कोलॉजिकल ट्रेसेस ऑफ देयर एडवेंट। ठीक है, तो हमें उनके आने का प्रॉपर आर्कोलॉजिकल ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। पॉसिबली वो जो है एक्सेस, ब्रॉन्ज, डिग्स और सोर्ड्स वगैरह यूज़ करते थे, जो हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में डिस्कवरी में मिले हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे में मिले हैं। अर्लीस्ट आर्यंस जो है लिव्ड इन द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो ये एरिया मतलब हम प्रॉपर्टी एरिया की बात कर सकते हैं। तो एरियाज़ में हमारे पास पंजाब, अफगानिस्तान और वेस्टर्न यूपी के आसपास के एरिया में ये रहते थे। कुछ रिवर्स अफगानिस्तान की, जैसे रिवर कुबा, ठीक है, रिवर इंडस, ठीक है, और इसकी 5 ब्रांचेस ये ऋग्वेदा में मेंशन है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुबा कहाँ की रिवर है? दैट इज़ ऑफ अफगानिस्तान। इंडस हमें पता है इंडिया की रिवर है। ऋग्वेद में 5 जो इसकी ब्रांचेज हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है। सिंधु तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋग्वेद में सब सिंधु के नाम से जो है इंडिया के एरिया को कहा गया है। और यहाँ पे सरस्वती, इंडस और सरस्वती 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात की गई थी, बट इंडस तो हमें मिलती है, सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है, अब हमें नहीं मिलती है। और राजस्थान में ये लुप्त हो चुकी है। और द एरिया रिप्रेजेंट बाय, इट इज कवर्ड बाय घग्गर रिवर। ठीक है, तो जो एरिया है सरस्वती का एरिया था, वहाँ पे अब घग्गर रिवर है। पॉसिबली आर्यंस जो है कहते ये कॉपर कहाँ से ऑब्टेन करते थे? खेती माइन से। तो हमें इसके पूरे प्रूफ्स मिले हैं कि खेती माइन से ये क्या करते थे, कॉपर को ऑब्टेन करते थे। तो आर्यंस इंडिया में कब आए? आर्यंस इंडिया में आए हैं ये 1500 BC के आसपास जो है इंडिया में आए हैं। और इंडिया में उस टाइम के ऊपर कहते दास और दसुआस होते थे। तो दास जो है ये तो एंशियंट ईरानियन लिटरेचर में भी इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है। तो ऋग्वेद में ये चीज़ मिलती है कि संभारा जो है उसकी डिफीट हुई थी बाय दियोदासा। ठीक है, जो भारतीय क्लैन के थे, मतलब भारतीय भारत जो जहाँ से वर्ड निकला है ना, तो राजा भरत हुए हैं, उनके नाम से भारतीय वंश था, तो भारत वंश था। तो दास जो है कहते ये दियोदासा के नाम से अपीयर हुए। तो दसुआस जो है ऋग्वेदा में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस कंट्री के, यानी कि इंडिया के। आर्यन चीफ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है आपको लर्न करने की ज़रूरत है, दैट इज तरास दसाऊ। तो आर्यन चीफ जो है ये दासास को लेके तो काफ़ी ज़्यादा इनके मन में सॉफ्ट काइंड हार्टेड थे, बट स्ट्रांगली ये दसुआस के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो इसीलिए दसुआस क्या जो स्लॉटर भी हुआ था, कत्लेआम भी हुआ था उनका काफ़ी बाय द आर्यन। दसुआ जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है कि ये शिवलिंग की पूजा करते थे और गाय को या कैटल के डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें कि जब हमारे पास आर्यंस यहाँ पे आए तो इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइब्स थे उनके साथ हुए। तो ऋग्वेद में इंद्र जो है काफ़ी हमें गॉड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था। तो इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया? पुरेंद्र। पुरेंद्र का मतलब होता है किलों को जीतने वाला, किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बट वी कैन नॉट, देखो एक चीज़ है कि प्री आर्यंस के टाइम के ऊपर कोई फोर्ट्स, कोई किले नहीं मिलते हैं। हड़प्पन सेटलमेंट के टाइम के ऊपर कोई किले नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आर्यन की सक्सेस के बारे में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि हाँ इन्होंने हराया था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे मतलब घुड़सवार, रथ जो है वो भी होते थे। और ये वेस्ट एशिया में और इंडिया में फर्स्टली आर्यंस ने ही रथों को, चैरियोट्स को, जो घोड़े चलाते थे, इनको इंट्रोड्यूस किया था। आर्यन सोल्जर्स जो है इनके पास प्रॉपरली
जो है वो आर्म्स होते थे, एंड इक्विपाइड आल्सो विद कोट्स ऑफ मेल और वर्मन विद वेक्टर आर्म्स, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी जो है अपने हथियार होते थे। आर्यंस जो है ये दो तरह के कन्फ्लिक्ट्स में इंगेज थे, ठीक है। अब आर्यंस के बारे में देखें तो दो तरह के इनके जो है वो प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्लिक्ट्स थी। पहला, एक तो प्री आर्यन, मतलब जब ये आए यहाँ पे थे, इनसे पहले जो यहाँ पे लोग थे उनको ख़त्म करना। दूसरा, इनके बीच में आपस में जो प्रॉब्लम क्रिएट रहती थी वो, ठीक है। तो इंट्रा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स जो है वो आर्यन कम्युनिटीज़ में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, जिसकी वजह से ये पांच जो आर्यंस हैं पांच पार्ट्स में डिवाइड हुए, जिसे पंच जना कहा जाता है। और ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ नॉन आर्यन पीपल फॉर द पर्पस, ठीक है। अब आपस में जब ये लड़ते थे तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हुआ, तो ये काम ये करते थे। द भारतास एंड द त्रिष्टु वर द रूलिंग आर्यन क्लैंस, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतास और त्रिष्टु जो है ये रूलिंग आर्यन क्लैंस थे, और ये यहाँ पर राजा प्रीस्ट ऋषि हुए हैं वशिष्ठ, वो इनके फेवर में थे। अब भारतवर्ष अगर कंट्री अगर हम कहें तो ये राजा भरत के नाम के ऊपर है, जिसे ऋग्वेद में मेंशन भी किया गया है। भारत जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने दसाऊ मतलब 10 राजाओं को एक बैटल में हराया था, इसलिए इसे बैटल ऑफ कैन किंग्स कहा जाता है। बैटल जो है वो रिवर परुशिनी जो कि रिवर रावी है, ठीक है। तो रिवर परुशिनी रावी, तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा, ये मैचिंग्स में आ जाते हैं आपको। परुशिनी और रिवर रावी के आसपास इन्होंने क्या किया था, बैटल की थी, और जिसमें जो विक्ट्री है वो सुदास की हुई, और इन्होंने भारता मतलब जो भारत के लोग थे, भारतास के लोग थे, इनको हराया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज एक पुरु, ठीक है। तो पुरु को जो हराया, पुरु क्या था, अब भारतास जो थे इन्होंने पुरुष के साथ हाथ मिलाया और एक नई रूलिंग क्लास आई थी जिसे कुरु क्लैन कहा जाता है बाद में। तो कुरु जो है ये, इनमें पंचाल, ठीक है, इनके साथ ही कंबाइन हुए। इसके बाद अपर गैंगेटिक बेसिन, ठीक है, जो हमारा नर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल क्या आया कि ऋग्वेद में आर्यंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, राजा इंद्र के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और हमारे पास आर्यन जो है वो आपस में लड़ते रहते थे और प्री आर्यन से लड़ते थे। इसके बिना आर्यन जो राजा भरत है उसका 10 राजाओं के साथ बैटल हुई है पुरुषनी या रावी रिवर के किनारों पर, और पुरु क्लैन के साथ मिलकर भारतीय क्लैन ने कुरु क्लैन बनाया, जो गैंगेटिक बेसिन में ही अपना रूल कर रहे थे। आगे मटेरियल लाइफ की हम बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि इंडिया में कैसे उनकी सक्सेस हुई। हॉर्स चैरियोट वगैरह तो हमें इनके आर्म्स की जो डिस्क्रिप्शन है तो ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं इनके बारे में, पर ये ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉपर ये खेती माइन से लेते थे। ऋग्वेदिक पीपल पोजेस्ड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इनको। प्लोशेयर यानी कि हल के बारे में इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता था, ऋग्वेद में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉसिबली जो प्लोशेयर है वो वुड का बना होता था, मतलब क्या, जो हल है वो लकड़ी का बना होता था, और ये सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, डिफरेंट सीजन्स के बारे में भी आर्यंस को पता था। In spite of all this, there are so many reference to the cow in the ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेद में हमें काऊ के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिलती है। ये लोगों की पेस्टोरल लाइफ के बारे में पता लगता है, उनकी वॉर्स के बारे में पता लगता है कि लोग काऊ गाय को लेके लड़ाइयाँ भी करते थे, और ऋग्वेदा में इस वॉर को जो गाय के लिए लड़ी जाती थी इसे गैविष्टि कहा जाता था, ठीक है। गैविष्टि गाय से बना गैविष्टि, और सर्च फॉर काउस। द काउ सीम्स टू हैव बीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, ठीक है। काउ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म मानी जाती थी पैसे का, वेल्थ का। मेड टू प्रीस्ट, इट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ काउज एंड वीमेन स्लेव्स एंड नेवर इन टर्म्स इन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। जिसके बाद जितनी काऊ होती थी, जितनी वीमेन स्लेव्स होती थी, उसको उतना ही पावरफुल माना जाता था, है ना। ऐसा नहीं माना जाता जिसके पास ज़्यादा लैंड है तो वो उसको ज़्यादा माना जाएगा, नहीं। ऋग्वेदी पीपल जो है वो ओकेजनली क्या करते थे, जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करते थे, बट
डिड नॉट फॉर्म अ वेल इस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इनकी नहीं होती थी। ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद मेंशन सच आर्टिजन एज कारपेंटर, ऋग्वेद में हमें कारपेंटर, चैरियोट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर, पॉटर, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है। दिस इंडिकेट्स दैट दे प्रैक्टिस्ड ऑल दीज क्राफ्ट, ठीक है, वो सारी जो क्राफ्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करते थे। द टर्म आयास यूज फॉर कॉपर, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। अयाज जो वर्ड है वो कॉपर के लिए यूज होता था और ब्रॉन्ज के लिए यूज होता था, जिससे पता लग रहा है कि वो मेटल को यूज करते थे, पर इसके हमें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं। अगेन डाउटफुल है कि क्या आर्यंस जो है वो उन्होंने समंदर को कैप्चर कर लिया था या नहीं, पर वर्ड समुद्रा जो है वो ऋग्वेद में मेंशन हुआ है, जिसका मतलब कलेक्शन ऑफ वाटर है। कैनी आर्यंस डिडंट लिव इन सिटीज में नहीं रहते थे, ने फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स में रहते थे, मतलब आसपास चार दीवारी हो जहाँ पे, वहाँ पे रहना पसंद करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ऐसी बातें हमें पता लगी है। आगे रिसेंटली अ साइट कॉल भगवानपुरा, ठीक है, ये हरियाणा के नज़दीक एक्सकवेट की गई है। 3 साइट्स पंजाब में हुई हैं। ये जो है पेंटेड यहाँ पे ग्रे वेयर मिला है, जिससे ये पता लगता है कि लेक हड़प्पन पोट्री के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो डेट जो है इसमें 1600 से 1000 बीसी के करीब है, विच इज़ आल्सो रफली द पीरियड ऑफ ऋग्वेदा। Geographical area of these 4 sites also coincides that of a good portion of the area represented by the Rigveda, ठीक है। 1600 से 1000 के बीच में हमें लगता है कि ये भगवानपुरा के एरिया जो हमें मिला हरियाणा के नज़दीक, यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, पर यहाँ पे हमें पेंटेड ग्रे वेयर मिला है। ऑल दीज साइट्स नाइदर आयरन ऑब्जेक्ट्स नॉर सीरियल हैव बीन इनकाउंटेड, ठीक है, ना यहाँ पे हमें कोई आयरन का कोई लोहे का ऑब्जेक्ट मिला है, ना ही कोई अनाज मिला है। तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि प्री आयरन फेज था ऑफ द PGW विच को इंसाइड्स विद द ऋग्वेदिक फेज, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ये जोग्राफिकल इरा है, ये PGW का मतलब पेंटेड ग्रे वेयर है, तो इसका जो टाइम है, तो इसको को अटैच करना ऋग्वेदिक टाइम के साथ तो हम कर सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट भगवानपुरा 30 रूम्ड मड हाउस हैज बीन डिस्कवर्ड, कि भगवानपुरा में 13 कमरों का एक घर मिला है, जो इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कि एक हाउस जहाँ पे काफ़ी जो बड़ी फैमिलीज हैं वो रहती थी। कैटल बॉन्स मिली हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग कैटल को भी रियर करते थे। आगे अगर बात करें तो ट्राइबल पॉलिटी, तो ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इनका काम चलता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है आर्यंस की ऋग्वेदिक पीरियड में वर्कड विद द ट्राइबल चीफ इन द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, सक्सेसफुल लीडर एक तो इनका चीफ होता था, ठीक है, जिसे राजन कहते थे या राजा कहते थे। इट सीम्स दैट ऋग्वेदिक पीपल ऋग्वेदिक पीरियड द किंग्स पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ठीक है, ऐसा लगता है कि मोनार्की सिस्टम वहाँ चलता था, हेरिडेटरी सिस्टम जो है वहाँ चलता था, राजा के बाद उसका बेटा आगे किंग बनता था। हाउएवर किंग जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता था, प्रॉपरली मोनार्क नहीं था, बट उसे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता था। उसकी जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी थी, पर फिर भी वो इलेक्शन के हमें कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 समितियाँ मिलती हैं, एक सभा और एक समिति। तो एक ट्राइबल असेंबली समिति थी, जिसमें किंग वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब, किंग को जो है वो ट्राइब का प्रोटेक्टर कहा जाता था, रक्षक कहा जाता था। वो कैटल की प्रोटेक्शन करता था, वॉर लड़ता था, और भगवान को जो प्रेयर्स ऑफर करनी है वो करते थे। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं हमारे पास, सेवरल ट्राइबल असेंबली सच एज सभा, समिति, वेदांता, गणा, ठीक है, ये ऋग्वेद में हमें मेंशन मिलता है। ये असेंबलीज एक्सरसाइज करती थी दी लिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस को। हर वुमेन जो है वो सभा और वेदाता ऋग्वेदिक टाइम के ऊपर, मतलब जो कमेटीज होती थी वहाँ पे वीमेन भी जाती थी। इंपॉर्टेंट जो हमारे पास असेंबलीज हैं वो सभा एंड समिति है, वो याद रखिएगा ऋग्वेदिक टाइम में। इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किंग जो है उसमें काफ़ी किंग का काम करने के लिए काफ़ी फंक्शनरीज होते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी हमारे पास कौन था, पुरोहित था,
ठीक है। तो ये मेन पर्सन होता था, ये सारे काम करता था। टू प्रीस्ट हु प्लेड अ मेजर रोल, वो ऋग्वेदा में एक तो राजा वशिष्ठ का नाम है, एक विश्वामित्र का नाम है। तो इन दोनों के नाम है हमारे पास कि ये क्या करते थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दे इंस्पायर्ड द ट्राइबल चीफ्स टू एक्शन एंड लॉर्डेड देयर एक्सप्लॉइट्स इन रिटर्न फॉर हैंडसम रिवॉर्ड इन काउज एंड वीमेन स्लेव्स। ठीक है, कि ये ट्रैवल चीफ्स को जो है काम करने के लिए और काउ वगैरह का जो रिवॉर्ड है ये देने के लिए कहते थे, वीमेन स्लेव्स के रिवॉर्ड देने के लिए कहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो थी वो सेनानी। सेनानी आपके पास नाम से पता लग रहा है कि ये क्या आपके पास ये सेनापति था। ये स्पीयर्स, एक्सिस और सोर्ड्स को यूज़ करते थे। हमें कोई ऑफिशियल नहीं मिला है जो टैक्स, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं मिली कि जो टैक्स कलेक्ट करता था। प्रोबेबली प्रिंसेस जो है वो प्रिंसेस रिसीव फ्रॉम द पीपल वॉलेंट्री ऑफरिंग्स कॉल्ड बाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाली आपके पास अपनी मर्जी से लोग जो पैसा दे देते थे लोगों को, दैट इज नोन एज बाली। सो प्रेजेंट्स एंड स्पॉइल्स ऑफ वॉर। स्पॉइल्स ऑफ वॉर का मतलब है क्या, जब वॉर में लूट मार होती थी तो जितना जो सब कुछ होता था तो दैट इज नोन एज, वो भी पैसे का काम करता था। ऋग्वेदा डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। ठीक है, ना हमें टैक्स कलेक्शन के लिए ना जस्टिस के लिए कोई भी हमें किसी ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। अगर चोरी होती थी कहीं पे कुछ होता था तो उस टाइम के ऊपर, या गाय की चोरी होती थी या तो उस टाइम के ऊपर स्पाइस मतलब सेनानियों को एम्प्लॉय किया जाता था और कि अनसोशल एक्टिविटीज़ को देखे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जाए। टाइटल्स जो है ऑफिशियल के, ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कैरेक्टर का है वो हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। However, some officers are seem to have been attached to characters. They enjoyed position or authority in pasture grounds. कईयों के पास कुछ अथॉरिटी होती थी pasture grounds में, सेटल विलेजेस में। Officers who enjoyed authority over the pasture ground is called वर्जापति। वर्जापति जो पास्चर ग्राउंड्स मतलब पास्चर जो ग्रेजिंग लैंड थी उनके ऊपर जिसकी अथॉरिटी होती है उसे वर्जापति कहते थे। और जो फैमिलीज का हेड होता था उसे कुल्लपास कहते थे। ठीक है, तो ये आपके पास कुल्लपास है और वज्रापति है, ध्यान रखिएगा इसको। जो फाइटिंग होर्ड्स हैं मतलब जो लड़ने वाले सेनानी होते थे उनके जो हेड है उसे ग्रामीण कहा जाता था। बिगिनिंग में ग्रामिणी जो है वो हेड होता था स्मॉल ट्राइबल फाइटिंग यूनिट का, पर बाद में जो है ग्रामिणी बिकेम द हेड ऑफ द विलेज एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ही बिकेम आइडेंटिकल विद द वज्रापति, और बाद में उसका नाम वज्रापति के नाम से फेमस होने लगा। सो किंग डिडंट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी, इनके कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, बट इन टाइम टू वॉर ही मस्टर्ड अ मिलिट्री आप। ठीक है, धीरे धीरे उसने जो है काफ़ी आर्मी अपनी रेडी कर ली और परफॉर्म्ड डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड दराता, गना, गरामा और सारधा। ठीक है, तो अपने डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बना लिए आर्मी को बनाकर, एंड इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। देखो जो गवर्नमेंट बनाएगी उसमें मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। देयर वाज नो सिविल सिस्टम, कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, सिविल सिस्टम नहीं था, और जो एक्सपेंशन करने का जो एरिया है अपने से ज़्यादा एरिया को एक्सपेंशन करने का एरिया, तो वहाँ पे क्योंकि ये चलता था इसलिए प्रॉपर सिविल सिस्टम नहीं था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं प्लीज़ उनके नोट्स बना लें सो दैट लास्ट मोमेंट के ऊपर आप उनको रिवाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस